This conference will now be recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيम फाइनल अकाउंट की रिवीजन करने वाले हैं हम लोग। फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने डिस्कस भी किए फिजिकल क्लासेस में। इसकी थ्योरी भी डिस्कस की, इसके एडजस्टमेंट्स भी डिस्कस की, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में भी पढ़ा। अब हम इसको एक दफ़ा रिवाइज करना चाह रहे हैं थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ के, ताकि किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन हमें रिगार्डिंग फाइनल अकाउंट ना रहे। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको क्विकली रिवाइज करूं आप लोगों के साथ, और साथ साथ जो थ्योरी का पोर्शन है पढ़ने में अगर कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को तो वो भी रिजॉल्व हो जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी बच्चे, सबसे पहले फ्रेमवर्क दो तरह के, कितनी तरह के फ्रेमवर्क हैं? दो तरह के फ्रेमवर्क हैं। अच्छा बच्चे, दो तरह के फ्रेमवर्क कौन कौन से? एक फ्रेमवर्क कहलाता है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। फर्स्ट वन क्या कहलाता है? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। और सेकंड वन कहलाता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क। फर्स्ट वन जनरल पर्पस फ्रेमवर्क एंड सेकंड वन स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अच्छा बच्चे, जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क होता है ना, वो कॉमन यूजर्स के लिए होता है, आम आवाम के लिए होता है। इसे हम कहते हैं वाइड रेंज ऑफ यूजर्स, फॉर वाइड रेंज ऑफ यूजर्स। ये वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए होता है ये फ्रेमवर्क। ऑन द अदर हैंड स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, ये जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होता है ना, वो स्पेसिफिक यूजर्स के लिए होता है, जनरल यूजर्स के लिए नहीं होता। ये किसके लिए होता है? स्पेसिफिक यूजर्स के लिए। ठीक हो गया? जैसे बैंक्स के लिए बना दी गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लोन की एक्विजिशन है, लोन एक्वायर करना है, स्पेसिफिक यूजर्स बैंक के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई ताकि हम ये बता सके कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसकी बेस पे बैंक ये डिसाइड कर सके वेदर वो हमें लोन प्रोवाइड करेगा या नहीं प्रोवाइड करेगा। स्पेशल पर्पस, उसके लिए जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज करेंगे। ठीक हो गया जी बच्चे? क्योंकि हम स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बना रहे हैं। अच्छा बच्चे, आज के बाद हम जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड यूज करेंगे, ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड बोलेंगे वो किसके लिए होगा? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए होगा। किसके लिए होगा? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। हम जब भी वर्ड यूज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसका मतलब कौन सी है? स्पेसिफिक पर्पस के लिए है या जनरल पर्पस के लिए? शाबाश, जनरल पर्पस के लिए। अगर स्पेशल पर्पस हुई, तो स्पेसिफिक यूजर्स हुई, तो उसके लिए वर्ड पूरा बोला जाएगा स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक हो गया? अच्छा बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हम यूज करेंगे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अच्छा बच्चे, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क comprises of what? कंपनीज एक्ट 2017 की प्रोविजंस प्लस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक हो गया? तो आज मैं बात करने वाला हूं आपके लिए, आपके साथ अभी फिलहाल इस लेक्चर में इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की।
अच्छा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में दो बातें। फर्स्ट वन है रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट वन क्या है, याद रखिएगा, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट वन क्या इंफॉर्मेशन है, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और सेकंड वन इसकी इंटरप्रिटेशन। समटाइम्स इश्यूज आ जाते हैं उस पे इंटरप्रिटेशंस। अच्छा बच्चे, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरप्रिटेशंस में दो तरह से इसकी बाइफरकेशन कीजिएगा, याद रख लीजिएगा, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। अच्छा बच्चे, अप टू 2001 और फ्रॉम 2001 एंड ऑनवर्ड, उसके बाद जी अप टू 2001 तक क्या क्या था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू होते थे, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और इसकी इंटरप्रिटेशन सिक इशू हुआ करती थी। अच्छा, 2001 और उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और इसकी इंटरप्रिटेशंस इफ्रिक्स। ठीक है, इसके लिए 6 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसकी जगह पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी, और उसके लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। ठीक हो गया जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से क्विकली इसको गो थ्रू करते हैं बच्चे। सबसे पहले जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आज के बाद हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से पुकारा करेंगे। वो किसके लिए, नीड्स ऑफ यूजर्स, ये कॉमन यूजर्स के लिए, आम आवाम के लिए। ठीक है, जो इस काबिल नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने मुताबिक बना सके, कस्टमाइज कर सके। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जनरल यूजर्स को, कॉमन यूजर्स को प्रोवाइड करे। जैसे फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर है, उसने डिसीजन मेकिंग करनी है, कॉमन यूजर है, इन्वेस्टमेंट के इस कंपनी के शेयर्स बाय करे या ना करे। इसी तरह से उसके लिए क्या है, वो वाइड रेंज ऑफ यूजर्स में फॉल करेगा, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा बच्चे, सेकेंडली इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें दो बातें होंगी, एक है स्टैंडर्ड्स और दूसरी बात है इंटरप्रिटेशंस। और ये इशू कौन करता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इसमें है, और इसके साथ इफ्रिक। ठीक हो गया, और सेकेंडली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इसकी 6, और मैंने आपको डेट भी बता दी। अच्छा बच्चे, एक और डेफिनेशन भी है, मटीरियलिटी। हर वो इंफॉर्मेशन जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना बताना या जिसका गलत बताना। इंफॉर्मेशन बिल्कुल ही ना बताई जाए, और अगर इंफॉर्मेशन बताई जाए तो ठीक ना बताई जाए, गलत बताई जाए, या इस अंदाज में बताई जाए कि किसी को, यूजर को समझ ना आ सके बात। अगर उसका ना बताना और बताना तो गलत बताना यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन, मॉनिटरी डिसीजन को अफेक्ट कर दे, हर उस इंफॉर्मेशन को हम मटेरियल इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, हर वो इंफॉर्मेशन जिसका ना बताना या उसका बताना तो गलत बताना, या इस अंदाज में बताना कि यूजर वो उस बात को अंडरस्टैंड ना कर सके, यूजर के लिए वो बात अंडरस्टैंडेबल ना हो, ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट कर दे, उस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं मटेरियल इंफॉर्मेशन। और आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिटी। ठीक हो गया जी बच्चे? जी बच्चे, पहला टॉपिक तो हमने पढ़ा 1.1। अब सेकंड वन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं 1.2। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल पोजीशन की और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो याद होगी बात, क्या याद रखनी है आपने, स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन, किसकी, फाइनेंशियल पोजीशन की भी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की भी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाई जाती है, इसलिए बनाई जाती है ताकि हम बता सके कंपनी के एसेट्स के बारे में और उसकी लायबिलिटीज के बारे में। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जान सके।
उसकी परफॉर्मेंस के बारे में जान सके कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्या उसकी परफॉर्मेंस की वजह से प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। और सेकेंडली उसकी कैश फ्लो की पोजीशन क्या है, ठीक है ना, उसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की क्या पोजीशन है, और वो भी किसके लिए, वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए, ठीक है ना बच्चे। तो हमने क्या कहा, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा बच्चे, उसके अलावा देखिए, कंपनी को पैसों की जरूरत थी, फाइनेंस की जरूरत थी, इन्वेस्टर ने कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड कर दिया। कंपनी के ऑपरेशंस को परफॉर्म कौन करता है, कंपनी के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या करते हैं, लुक आफ्टर द एसेट्स ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। क्या करते हैं, लुक आफ्टर द एसेट्स और रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी, एंटिटी के रिसोर्सेज उसके एसेट्स की लुक आफ्टर करते हैं। अच्छा, अब जो इन्वेस्टर है वो ये भी तो जानना चाहता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और मेरी उस इन्वेस्टमेंट को कितने अच्छे से यूटिलाइज किया है, मेरे वो जो रिसोर्सेज मैंने एंटिटी को प्रोवाइड किए थे, मैनेजमेंट ने कितने अच्छे से उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया है फॉर द परफॉर्मेंस, फॉर द ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी। उसके बारे में जानने के लिए उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि वो बता सके कि उसने कितने अच्छे से कंपनी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया ताकि वो कंपनी की वैल्यू फॉर मनी, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को और उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बेहतर कर सके। अब उसमें इंफॉर्मेशन होगी एसेट्स की भी, लायबिलिटीज की, इक्विटी की, इनकम या एक्सपेंसेस के बारे में, जैसे गेन्स और लॉसेस, कंट्रीब्यूशन कितना या कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया अमंग ऑनर्स, और कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की इंफॉर्मेशन क्या। ठीक हो गया। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए नोट्स बनाए जाते हैं, और नोट्स को हमने डिटेल डिस्कस किया, इंशाल्लाह रिवीजन क्लासेस में भी हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, ताकि यूजर को ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जा सके और यूजर इस काबिल हो जाए कि वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बेस पे प्रिडिक्ट कर सके कि अगले आने वाले सालों में कंपनी इस रिसोर्सेज को कितने अच्छे तरीके से फर्दर यूटिलाइज कर सकती है। तो यूजर्स प्रिडिक्ट कर सके हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बेस पे, ठीक है जी, फ्यूचर के बारे में। ठीक हो गया जी बच्चे। तो बच्चे ये 1.2 हमने पढ़ा, व्हाट इज द पर्पस, पर्पस क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। अच्छा बच्चे, आपको ये भी बताया कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी बातें हम लोगों ने डिस्कस की है। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सबसे पहली बात है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है जी, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहली बात क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक स्पेसिफिक डेट पे बनती है, एज एट। ठीक हो गया। इसके लिए हम वर्ड फाइनेंशियल पोजीशन सिंपली बोल रहे थे। जब हमने पहला 1.2 टॉपिक पढ़ा, पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसमें हमने कहा ना यूजर को फाइनेंशियल पोजीशन की जरूरत होती है, और फाइनेंशियल पोजीशन में कौन कौन सी बातें बताई जाती है, एसेट्स के बारे में बताया जाता है, और सेकेंडली लायबिलिटीज के बारे में, और थर्ड वन इक्विटी के बारे में। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, सेकेंडली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। इसके लिए हम वर्ड क्या यूज कर रहे थे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का वर्ड यूज किया करते थे। क्या वर्ड यूज कर रहे थे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अलावा इक्विटी में चेंजेस, कितनी फर्दर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स ने की कंपनी में, और कितने पैसे कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग ऑनर्स, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई, और इक्विटी में कितना चेंज आया। और इसी तरह से कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की पोजीशन क्या है, किसकी, कैश की, और कैश इक्विवेलेंट्स की क्या पोजीशन, वो भी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस बताया करती है। ठीक हो गया जी बच्चे। और नोट्स जो कंप्राइजेज ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी और अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन, इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब
आप इसके अलावा इन स्टेटमेंट्स के कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, लेकिन ये याद रखिएगा यूजर्स के लिए जो स्टेट टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए और हार्मोनाइज किया जाता है, लेकिन उसमें कुछ आप कर सकते हैं, जैसे ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम की एक स्टेटमेंट बना ले और उसका क्या नाम यूज करेंगे, फिर उसका नाम ये नहीं बोलेंगे, फिर आप नाम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। ठीक है जी, यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई। तो ये बात भी हमने डिस्कस कर दी। और लास्ट वन, एक एंटिटी प्रेजेंट करेगी इक्वल प्रोमिनेंस ऑल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, ये कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, हर स्टेटमेंट इक्वल प्रोमिनेंस के साथ बनाएगी। कंप्लीट सेट में ये नहीं है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को ज्यादा प्रोमिनेंट करके बना लिया जाए, ठीक है, और बाकी स्टेटमेंट्स को इतना प्रोमिनेंट ना किया जाए, ऐसा नहीं करना आपने। हर स्टेटमेंट को इक्वल प्रोमिनेंस के साथ बनाना, हर एक स्टेटमेंट की इक्वल इंपॉर्टेंस। उसके बाद बचे कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। आईएएस 1 की रिक्वायरमेंट है, आईएएस 1 कहता है कम से कम मिनिमम 1 साल का कंपैरेटिव आपने प्रोवाइड करना है। 1 साल से ज्यादा आप प्रोवाइड कर सकते हैं, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है आपके लिए? मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपने 2 साल की इंफॉर्मेशन देनी, एक तो करंट ईयर की और सेकंड वन कंपैरेटिव। तो मिनिमम कितने पीरियड की इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है? 2 स्टेटमेंट्स, कम से कम दो स्टेटमेंट का मतलब क्या? एक करंट और एक कंपैरेटिव। ठीक हो गया। इसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में भी, फाइनेंशियल पोजीशन में भी, कंप्रिहेंसिव इनकम, अगर आप प्रॉफिट और लॉस और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम अलग-अलग से बना रहे हैं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, और अगर एक ही स्टेटमेंट होगी तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। ठीक हो गया। इसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा बच्चे, हमने ये भी बात पढ़ रखी है कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट हो जाए, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो जाए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रीस्टेटमेंट, रेट्रोस्पेक्टिव स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। प्रायर ईयर एरर हो जाए या क्लासिफिकेशन चेंज हो जाए, ठीक है, इस केस में आपको कम से कम 3 स्टेटमेंट्स बनानी होती है, एक करंट पीरियड की, एक कंपैरेटिव की और एक कंपैरेटिव के ओपनिंग बैलेंसेस की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होती है। तो कितनी स्टेटमेंट्स बनानी है? 3 स्टेटमेंट्स बनानी है। ठीक हो गया जी बच्चे। किस केस में? रिट्रोस्पेक्टिवली आपने अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज को अप्लाई करना है, और रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट हो जाए इन केस ऑफ एरर या रिक्लासिफाई आइटम्स, जो मटेरियल आइटम्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ठीक हो गया जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता तक? और इसके लिए बेस्ट क्वेश्चन है मार्वलस इंजीनियरिंग लिमिटेड का। जी बच्चे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंटिटी क्लियरली आइडेंटिफाई करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक हो गया जी। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब पहले समझ लें, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, कंपनी क्या करती है? एक एनुअल अकाउंट्स इशू करती है। एनुअल अकाउंट्स में दो बातें, एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक ऐसा पार्ट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है, उसके लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं अदर इंफॉर्मेशन। नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चेयरमैन की स्टेटमेंट आ गई, कंपैरिजन आ गया और बहुत सारी चीजें, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है, वो अदर इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हम एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करेंगे, वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए यूज करेंगे, अदर इंफॉर्मेशन के लिए यूज नहीं करेंगे। बात क्लियर हो गई थी? तो कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो एनुअल अकाउंट्स है, उसमें तो दो बातें, एक तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक है अदर इंफॉर्मेशन।
अच्छा, अब जब पब्लिश डॉक्यूमेंट होता है, कंपनीज जो है वो पूरी एनुअल अकाउंट्स इशू कर रही है। अब वो जो अकाउंट्स इशू कर रही है उसमें अदर इंफॉर्मेशन भी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोमिनेंटली स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए, बताना चाहिए कंपनी को, एंटिटी को, मैनेजमेंट को बताना चाहिए कि कौन सा पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, कौन सा पार्ट अदर इंफॉर्मेशन का है, ताकि यूजर को ये कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है और उसको बनाने के लिए आईएफआरएस यूज हो। क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए जो एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होते हैं, एनुअल अकाउंट्स का, एनुअल रिपोर्ट का पर वर्ड इसके लिए यूज होता है एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, तो जो एनुअल रिपोर्ट का पार्ट है, एनुअल रिपोर्ट का अदर इंफॉर्मेशन का पार्ट है, उस पर तो आईएफआरएस अप्लाई नहीं होंगे, तो उसको स्पेसिफिकली पता चल जाना चाहिए। ठीक है जी बच्चे। तो जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंटिटी क्लियरली आइडेंटिफाई करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसको डिस्टिंग्विश करेगी अदर इंफॉर्मेशन से जो पब्लिश डॉक्यूमेंट में मौजूद है। आईएफआरएस सिर्फ अप्लाई होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे और अदर इंफॉर्मेशन पे आईएफआरएस अप्लाई नहीं होंगे, जैसे रेगुलेटरी फाइलिंग में बाकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स होती है। तो यूजर्स को डिस्टिंग्विश होना चाहिए कौन सी इंफॉर्मेशन आईएफआरएस के मुताबिक बनी हुई है और कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आईएफआरएस के मुताबिक नहीं बनी, क्योंकि आईएफआरएस उस पे अप्लाई नहीं होते। क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा, तो फिर उस नोट में आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा हिस्सा किस जगह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है और कौन सा अदर इंफॉर्मेशन का हिस्सा है। ठीक हो गया जी बच्चे। और कुछ बातें बड़े प्रोमिनेंटली बतानी है, वो क्या है, रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम क्या है, और अगर उसका नाम पहले कुछ और था बाद में कुछ और हो गया, नाम उसका चेंज हो गया, तो अगर उसमें कोई चेंजेस आई हैं तो वो आपको चेंजेस भी बतानी होंगी। और ये भी बताना होगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक इंडिविजुअल एंटिटी की है या ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्पेसिफिकली ये भी मेंशन करना है। और आपको पता है हर स्टेटमेंट की एक डेट होती है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक स्पेसिफिक डेट के लिए बनती है, बाकी हर स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड है। तो अगर एक स्पेसिफिक डेट की है तो वो डेट बताइएगा, और अगर वो पीरियड कवर्ड कर रही है, कोई एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बन रही है, तो वो भी स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए आपको याद होगा आईएएस 21 में हमने ये बात पढ़ी थी, एक होती है प्रेजेंटेशन करेंसी, जिसमें हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं। तो जो भी आपकी प्रेजेंटेशन करेंसी है, आपको वो बताना होगा कि आपकी प्रेजेंटेशन करेंसी क्या है जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं। और सम टाइम होता ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए कुछ फिगर्स होती हैं जो राउंड की जा रही होती है। अब वो राउंड आपने कितने डेसिमल्स तक किया है वो भी आपको बताना। ठीक हो गया। तो लेवल ऑफ राउंडिंग यूज। तो बच्चे यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, पहला हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कशन करेंगे। इसको अच्छे तरीके से रिकॉल कीजिएगा ताकि आप लोगों को कम से कम एफर्ट करनी पड़े। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।